हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज शिखापुरी एंड आज हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है जजमेंट्स या बदलाव। देखिए, इस सीरीज में इन सेशंस में हम उन जजमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश में, जिन्होंने हमारे नेशन में बदलाव लाकर खड़ा और जो बदलाव हमारे देश को जरूरत भी थी। देखिए, उन्हीं में से एक जजमेंट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट। देखिए, हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हो रखा है। बट क्या सही मायने में हम आज आज़ाद हैं? हम मान सकते हैं अपने आप को कि हम आज़ाद हैं? ऑर्थोडॉक्स बातें, अंधविश्वास, हम इन सब से अभी भी ग्रस्त हैं। हम इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए जुडिशरी इस समय बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। वो टाइम टू टाइम ऐसी जजमेंट्स हमारे सामने लाकर खड़े कर देती है जिनसे हम जिनकी वजह से हम ये जो बेड़ियां हैं, ये जो अंधविश्वास, ये जो सोसाइटी के बहुत ही अननेसेसरी नॉर्म्स हैं, उनसे बाहर निकल जाते हैं। तो आज उसी जजमेंट के बारे में हम डिस्कस करें और इन सेशंस में हम ऐसी ही जजमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जजमेंट किस बारे में बात करती है? मेजरली हमारा सेक्शन 377। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी हमारा क्या बात किया करता था? अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात किया करता था। देखिए, क्या कहा गया है? Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation भी। देखिए, ये जो सेक्शन है ये बात करता है, एक तरह से होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट बात करता है कि अगर कोई भी एडल्ट पर्सन, मान लीजिए, वो कंसेंशुअली किसी दूसरे एडल्ट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? तो उनको पनिश किया जाएगा ऑफ सेम जेंडर। यहाँ पर इस चीज के बारे में बात की गई। इसको देखे जाए अगर, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू ये आ जाता है। देखिए, अब तो पार्शियली इस सेक्शन को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है। लेकिन ये जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, बी इट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और बी इट जनरल पर्सन ऑल्सो। लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि ये कब से क्रिमिनलाइज हुआ। तो देखिए, आज हम एक एक पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बैटल है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी ने ये जो बैटल लड़ी है, वो आज की बैटल नहीं है, वो 2018 की बैटल नहीं है, वो बहुत पहले से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और आज हम उसी जो बैटल है, उसी लड़ाई के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब इन्होंने ये बैटल जीती, ये लड़ाई जीती, उस जजमेंट के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस। देखिए, द बगरी एक्ट ऑफ 1533, Section 377 was drafted by Thomas Macaulay. This law in British India was modeled on Bagri Act 1533. This law defined, Bagri क्या define करता था? As an unnatural sexual act against the will of God and man. Thus, the criminalized anal penetration, bestiality, and in a broader sense, होमोसेक्सुअलिटी के यहाँ पे ऑफेंस माना गया बगरी एक्ट में। और बस, और क्या था? ब्रिटिश रूल, हमारा ब्रिटिश रूल वहां उस समय चल रहा था। तो थॉमस मैकले ने क्या किया? वहीं से ये आया, वहीं से ये लॉ उठाया और हमारे आईपीसी में अंडर सेक्शन 377 डाल दिया। और होमोसेक्सुअलिटी यहाँ पर क्या हो गई? क्रिमिनलाइज कर दी गई। अब ये जो लड़ाई है वो कब से स्टार्ट हुई? विच बिगेन ओवर 20 ईयर्स एगो। 20 साल लड़ाई के हैं ये। देखिए, सबसे पहले नवंबर दिसंबर 1991 की बात करते हैं। हमारी एक आंदोलन चला था एक। देखिए, अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ गे पीपल इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय एड्स भादवे विरोधी आंदोलन, ABVA, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डॉक्यूमेंट निकाला गया, एक रिपोर्ट निकाली गई जो कितने पेजेस की थी? 70 पेजेस की रिपोर्ट थी। जहां पर क्या रिलीज किया गया? गे पीपल, एलजीबीटी कम्युनिटी, जिन जिन जिस हेरासमेंट को फेस करती है, जो वायलेंस को फेस करती है, जो ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन को फेस करती है, उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया। 70 पेजेस की ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या मांगती थी?
The report calls for repeal of legalization that discriminates against members of LGBTQ community including section 377. ये रिपोर्ट इस बारे में बात। अब जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, देखिए, तो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी कोई क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज ऑफ द एम्बैरेसमेंट। एक एम्बैरेसमेंट की वजह से उन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो देखिए क्या कंडीशन रही हो, और जो लोग ये फेस करते हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी ये सब फेस करती है, उनके लिए देखिए कि क्या कंडीशन। नेक्स्ट आ जाइए, फिर बात हमारी चली मई 1994 में यही ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ABVA, एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन, इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की इन दिल्ली हाई कोर्ट। क्या डिमांड किया? फ्री कॉन्डम्स बी प्रोवाइडेड एंड दैट सेक्शन 377 बी रिकॉग्नाइज्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि तिहाड़ जो जेल में जो है इनमेट्स आपस में उनके फिजिकल रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो इनमेट्स को कॉन्डम्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए और जो सेक्शन 377 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दीजिए। कंट्रोवर्सी तब आई जब किरण बेदी, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ तिहाड़ जेल इन दिल्ली, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जो उनकी मांग थी, और ये भी कहा कि इट वुड एनकरेज होमोसेक्सुअलिटी, की इससे और होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एनकरेज होगी। बिसाइड्स ये एडमिट हुई बात कि इनमेट्स इंडल्जिंग इन, इनमेट्स इसमें इंडल्ज हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये एडमिट की बात, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कॉन्डम्स भी प्रोवाइड किए गए तो यहाँ पर क्या होगा, होमोसेक्सुअलिटी जो है और एनकरेज होगी। Despite long-running efforts to mobilize support, the petition is eventually dismissed in 2001. ये petition जो थी 2001 में क्या कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। 1994 में देखिए petition। नेक्स्ट आ जाइए, अब इसके बाद हमारी कहानी चली दिसंबर 2001। द नाज फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन नाम आपको याद रहना चाहिए। नाज फाउंडेशन, अ सेक्सुअल हेल्थ एनजीओ वर्किंग विद गे मेन, files a public interest litigation in Delhi High Court, challenging the constitutionality of Section 377 and calling for the legislation of homosexuality। यहाँ पर यही फंडा, यहाँ पर मेन यही बात की गई कि अगर दो एडल्ट पर्सन क्या है आपस में कंसेंशुअली अगर फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है, कंसेंशुअली काम हो रहा है यहाँ, तो ये अननेचुरल एक्ट कहाँ से आ गया। यहाँ पर यही बात की गई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको केस को कब, इन सितंबर 2000 डिसमिस कर दिया केस को, सेइंग कि कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता एंड दैट प्योरली एकेडमिक इश्यूज कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। और यहाँ पर रिव्यू पिटीशन भी उन्होंने फाइल की, लेकिन रिव्यू पिटीशन को भी क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अ फ्यू मंथ 2001 में PIL की थी, उसको डिसमिस किया गया, फिर रिव्यू पिटीशन फाइल की, उसको डिसमिस। तब भी नाज फाउंडेशन रुकी नहीं, नाज फाउंडेशन अपनी बैटल लड़ाई लड़ती रही, और फरवरी 2016 में आफ्टर द नाज फाउंडेशन फाइल्स अ SLP फॉर द केस, सुप्रीम कोर्ट में SLP लेके गई, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को री इंस्टेट किया टू द दिल्ली हाई कोर्ट की ये PIL है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, आप इसको देखिए, citing that the fact that is an issue of public interest। और इसके बाद में जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो जितनी भी वॉइसेस थी, वॉइसेस अगेंस्ट 377, सारी की सारी NGOs मिलके सबने उस पिटीशन को ज्वाइन किया। और यहाँ पर जो कंटेस्टिंग पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, उसने भी एफिडेविट फाइल किया, एंड हु वाज द पार्टी, दैट इज इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एफिडेविट फाइल किया अगेंस्ट द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। चलिए, अब ये कारवां चलता रहा, प्रोसीडिंग्स चलती रही, और जुलाई 2009 में बहुत ही एक खुशी की लहर आई जो LGBT कम्युनिटी है उनके लिए, और लैंडमार्क जजमेंट दी गई बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। और बेंच कौन सा था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह एंड जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस S मुरलीधर ने क्या डिसाइड किया, टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 377। कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी ये जुलाई 2019 की।
saying it violates the fundamental rights to life, liberty and equality as enriched in the Indian Constitution. Fundamental rights को सेक्शन 377 क्या करता है? पार्शियली वायलेट करता है, तो यहाँ पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया इन 2009। पर कहते हैं ना कि अगर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो कुछ गम भी लेकर आती है, तो यहाँ पर दिसंबर 2013 में जो क्रिटिक्स थे हमारे सुरेश कुमार कौशल, जो दिल्ली बेस्ड एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चैलेंज किया इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन इन द सुप्रीम। यहाँ पर फिर क्या हुआ? यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी ने बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ब्लो सफर किया और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, और क्या कहा कि सेक्शन 377 डज नॉट सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड द डिक्लेरेशन मेड बाय डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इज लीगल अनसस्टेनेबल। ये कहा 2009 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई जिसमें खुशी की दौड़ उठी, लेकिन 2013 सुरेश कुमार कौशल जिन्होंने इसके अगेंस्ट अपील फाइल की सुप्रीम और वहां पर को फिर कर दिया। अब लेकिन 2013 में तो ये हुआ, लेकिन 2014 में क्या हुआ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हमारे सामने आया, और वो देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको लिखिएगा और प्लीज इसको समझिएगा। दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन की बात की जाए, ऑल इंडिया AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 1863। कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस KS राधा कृष्णन एंड ऑनरेबल जस्टिस AK सिकरी की। क्या इस जजमेंट में कहा गया? यहाँ पर थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी गई। द कोर्ट हैज डायरेक्टेड सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू ग्रांट लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द जेंडर आइडेंटिटी वेदर इट बी मेल, फीमेल और थर्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो इस नवतेज सिंह से रिलेट करके चलती है, नास फाउंडेशन से रिलेट करके चलती है 2009 से। ये सारी की सारी जजमेंट को साथ में लेकर चलना होता है। यहाँ पर क्या किया कि थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन किया, उनको राइट्स मिले यहाँ पर। और ये किस तरह से, जैसे जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो भी हम एग्जाम भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो उसमें अब थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। मेल होगा, फीमेल होगा और एक और जेंडर आएगा दैट इज। यहां से क्या मामला शुरू हुआ? यहां से एक लीगली फैक्टर में कहा एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, एक पहचान मिल गई थर्ड जेंडर को, जो बहुत ही खुशी की बात थी इन 2014। अब मामला चलता है, अब हमारी नवतेज सिंह जौहर की जजमेंट आती है। नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अपील आई, दिस केस वाज एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन प्रीवियस केस ऑफ 2013 में जो सुरेश कौशल वाला केस था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर अपील आई नवतेज सिंह जौहर ने। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा उस समय के, ऑनरेबल जस्टिस AM खनविलकर, ऑनरेबल जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड एंड ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट। और इशू क्या ही रेज था? यही इशू था कि मेन इशू वह हियर रेज्ड वाज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377। आखिर क्या किया जाए इस सेक्शन का? कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप बताइए। इतनी जो लड़ाई चल रही है, कब से बैटल लड़ रहे हैं LGBT कम्युनिटी के लिए, इस जो केस को, इसको सुनवाई कीजिए, इस पहलू को सिद्ध कीजिए जुडिशरी के सामने। ये तो देखिए यहाँ पर पेटिशनर साइड से बहुत ज्यादा बातें रखी गई, रिस्पोंडेंट साइड से भी बहुत ज्यादा बातें रखी गई। पेटिशनर्स ने क्या कहा? देखिए, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी और एनी अदर सेक्सुअल इंटरेस्ट इज समथिंग नेचुरल एज एंड इज नॉट अ फिजिकल और मेंटल इलनेस, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सन। यहाँ पर यही कहा गया। देखिए, बहुत ही हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है LGBT कम्युनिटी को, क्योंकि उनके कई बार जो बच्चे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स बस ये कह देते हैं कि देखिए ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक बीमारी है। तो इनका यही कहा गया, ये लोग यही कहते हैं थे कि देखिए ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई फिजिकल और मेंटल इलनेस नहीं है, दिस इज आवर पर्सनल चॉइस। ये क्या है? एक नेचुरल चीज, ठीक है? चाहे कोई भी हो, चाहे होमोसेक्सुअल हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, चाहे हेटेरोसेक्सुअलिटी भी, ये क्या है? एक सेक्सुअल इंटरेस्ट है और ये सब एक नेचुरल चीज है।
Rights of LGBT community who constitute 7 to 8% of Indian population needs to be recognized. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो जनता, अगर आप कहें कि 7 to 8% ही है इंडिया में, उसको आप लीगल रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दोगे, उनके राइट्स को आप, जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, आप उनको वायलेट करोगे, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर पेटिशनर साइड ने ये कहा, और ये भी कहा कि दैट इज सेक्शन 377 इज बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड सोशल वैल्यूज ऑफ विक्टोरियन इरा where sexual activities were just considered as reproductive process and nothing more. ये तो उस समय की बात है जहां पर सिर्फ ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज थी वो किस चीज के लिए होती थी, एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होती थी, सिर्फ एक बच्चे पैदा करने के लिए होती थी। यहाँ पर ये कहा गया कि आज जमाना जो है बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और ऐसे सेक्शंस जो हैं अभी भी अगर पाए जाते हैं और ये फंडामेंटल राइट्स तक को वायलेट करते हैं तो वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार जाना चाहिए। ये भी कहा कि सेक्शन 377 इज द वायलेशन ऑफ वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ एलजीबीटी ग्रुप, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी। सीधे यहाँ पर राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई कि हमारा राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू इक्वालिटी है, लिबर्टी एंड डिग्निटी है, कि अगर आप प्रॉपर राइट दे रहे हो, एक मैन एक वुमेन के साथ रिश्ता बना सकता है, एक वुमेन एक मैन के साथ रिश्ता बना सकती है, तो होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ पर क्यों उसको उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है? एक मैन के साथ, एक वुमेन के साथ रिश्ता क्यों नहीं बना सकती? यहाँ पर ये कहा गया, petitioner have also mentioned that people who choose inter-religious and inter-caste marriages are the same as people who choose a partner of same sex and there is no difference between them. petitioners ने ये कहा कि देखिए, जो लोग इंटर-कास्ट मैरिज भी तो की जाती है, आप उसको भी तो मान लेते हो, ठीक है, वैसे तो आप कास्टिज्म भी करते हो कि इस कास्ट में शादी नहीं होगी, वहां पे नहीं होगी, ये लड़ाई भी चलती रहती है, लेकिन उसको भी माना तो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि ये हमारी चॉइस है, हम अपनी चॉइस से कोई काम कर रहे हैं और आप उसके अगेंस्ट काम करी जा रहे हो। यहाँ पर पेटिशनर्स की जो सारी बातें थी, और रिस्पोंडेंट्स ने भी बहुत बातें की। रिस्पोंडेंट्स ने भी कहा कि अगर सेक्शन 377 को डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो फैमिली सिस्टम का क्या होगा, मैरिज का क्या होगा, जो हमारा सेक्रीमेंटल जो हमारा सेक्रीमेंटल यूनिट है उसका क्या होगा। और ये कहा कि मैरिज सिस्टम जो है वो तो बिल्कुल ही, फैमिली सिस्टम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड मेनी करप्ट यंग इंडियंस विल सी दिस एज अ ट्रेड एंड विल यूजिंग होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज फॉर मनी। अब होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज भी क्या हो जाएगी, मनी के लिए काम हो जाएंगी, एक ट्रेड की तरह से ये काम हो जाएगा। यहाँ पर ये काम, fundamental rights are not absolute and decriminalizing the section 377 will leave all the religious practice in the country as objection। ये भी कहा गया, एक रिलीजियस पहलू तो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, जब भी कोई बात होती है उसमें रिलीजियस फैक्टर डाल दीजिए, यही तो है, यहाँ पर भी एक रिलीजियस फैक्टर डाल दिया गया। नेक्स्ट कहा गया कि दे हैव सबमिटेड दैट क्लैरिफिकेशंस कैन बी एडमिटेड टू सेक्शन 377 बाय डिफाइनिंग एवरी वर्ड व्हिच इज कंट्रोवर्शियल मेंशन इन दिस सेक्शन। यहाँ पर कहा गया, जैसे कार्नियल इंटरकोर्स की बात की गई है सेक्शन 377 में, कोई डेफिनेशन नहीं है किसी भी वर्ड की, तो यहाँ पर ये कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा गया कि हर एक वर्ड को आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो, ये कहा गया यहाँ पे। बस देखिए, ये कंक्लूजन था, ये इनका सोल्यूशन था कि हर एक वर्ड को क्या कर दो, डिफाइन करके। The main reason behind criminalizing carnal intercourse against nature is to protect the citizens from the injurious consequences, as protecting the citizens from something hazardous is one of the aims of criminal law। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, हमने जो इसको क्रिमिनलाइज किया है, कार्नल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज किया गया है, ताकि जो भी बाद के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो एड्स, एचआईवी इन बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त हो सकते हैं, तो हम उस कॉन्सिक्वेंसेज को क्या कर रहे हैं, हम उनको ही पहले रोक रहे हैं, यहाँ पर ये कहा गया। और ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स but not on sexual orientation, therefore section 377 of IPC is not violating under article 15 में बात की गई है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जेंडर, कास्ट, सेक्स, इन सब के बारे में बात की गई है, प्रोहिबिशन होगी डिस्क्रिमिनेशन। 14 हमारा क्या बात करता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के, अगर लॉ के नजरों में आप सब इक्वल है। यहाँ पर 15 इन्होंने कहा कि 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं करता। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी ये कंटेंशंस थी और पिटिशनर्स की हमने कंटेंशन। अब जो मेन कंटेंशन है, जजमेंट क्या कहती है, जुडिशरी क्या कहती है, इसके बारे में बात की जाए।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू आपको बताऊं, ये जो जजमेंट्स आई थी ना, इस जजमेंट में हमारे जो जजेस हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोइट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स, उनकी लाइंस रखी थी यहाँ पर बहुत। लव इज लव, ऐसी ऐसी हमारी बातें जो थी जजमेंट्स में आई थी। और ये देखकर बहुत ही एक ये पता लगता है कि देखिए जुडिशरी जो है वो किस तरह से लोगों के हित में काम करती है, किस तरह से सोचती है। बिकॉज वी आर द पर्सन, हमने लॉ पढ़ा है, लॉ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट होने वाले हैं, कुछ हैं। तो हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही वाइड होनी चाहिए। नैरो अप्रोच के साथ तो हमें चलना ही नहीं है, एक एक पहलू को हमें देखना पड़ेगा। जब जुडिशरी ऐसे जजमेंट्स दे सकती है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट। देखिए जजमेंट में क्या कहा गया कि इट डजंट मैटर हाउ स्मॉल इज द एलजीबीटी सेक्शन, वी आल्सो हैव राइट टू प्राइवेसी व्हिच इंक्लूड्स फिजिकल इंटीमेसी। यहाँ पर बहुत ही 4-5 पहलुओं के बारे में बात हुई है। देखिए राइट टू प्राइवेसी, यहाँ पर सीधा कहा गया कि चाहे जो भी हो, राइट ऑफ प्राइवेसी को जब फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था तो यहाँ पर फिर यही कहा कि देखिए हर किसी के लिए राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट में इंक्लूड है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं। तो यहाँ पर केस यही आया, जजमेंट में यही कहा कि एलजीबीटी सेक्शन चाहे जितनी भी माइनॉरिटी सेक्शन हो, मतलब उन 7 to 8% ही हो, उनको रिकॉग्नाइज किया जाना पड़ेगा और उनको राइट टू प्राइवेसी देनी पड़ेगी, इंक्लूड फिजिकल इंटीमेसी। नेक्स्ट कहा गया द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेक्शन 377 इज टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड हार्नेस्ड बाय कार्नल इंटरकोर्स, बट consensual carnal intercourse which is performed by LGBT community is neither injurious to children nor women. यहाँ पर ये कहा गया कि देखिए तो सेक्शन 377 को लाने का यही मुद्दा था कि यहाँ पर जो कार्नल इंटरकोर्स है उससे वुमेन जो है और बच्चे जो हैं वो बच पाए। लेकिन अगर कंसेंशुअल हो रहा है कोई भी चीज तो यहाँ पर किसी को भी कोई पाबंदी, कोई भी क्या है, कोई इंजूरियस नहीं हो रहा, ना कि चिल्ड्रन को ना ही वुमेन को। और जजमेंट में क्या कहा गया, राइट ऑफ चूजिंग अ पार्टनर, यहाँ पर राइट ऑफ चूजिंग अ पार्टनर के बारे में बात की गई। फॉर इंटीमेट रिलेशनशिप इज कंप्लीटली अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस विच कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। कि अगर मेन के पास ये राइट है, वुमेन के पास ये राइट है, तो थर्ड जेंडर के पास भी होना चाहिए राइट ऑफ चूजिंग अ पार्टनर, बी इट फॉर मैरिज, बी इट फॉर फिजिकल इंटीमेसी। नेक्स्ट क्या कहा गया, एनी एक्ट डन इन अफेक्शन बाय द एलजीबीटी कम्युनिटी इन पब्लिक डज नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर और मॉरल वैल्यूज अंटिल इट इज डिसेंट इनफ एंड इज नॉट ऑब्सीन। यहाँ पर यही कहा गया कि कोई भी एक्ट और अफेक्शन अगर एलजीबीटी कम्युनिटी करता है तो यहाँ पे पब्लिक कोई डिस्टर्ब नहीं हो रही अंटिल कोई ऑब्सीन एक्शन ही पब्लिकली कर लिए जाए। ऐसे तो देखिए ये तो सबके लिए ही फिर ऑफेंसिव, ये ऑफेंस है। अगर कोई भी मैन वुमेन कोई भी ऐसा भी कोई काम ऑब्सीन एक्शन करते हैं जो पब्लिक में लाउड नहीं है तो वो ऑफेंस है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी तो सबके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पब्लिक जो है डिस्टर्ब नहीं हो रही है इस चीज। और क्या कहेगा, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, हर पर्सन के पास एक राइट है कि वो डिग्निटी के साथ जिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। यहाँ पर बात की गई, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट सेक्शन 370, एंड में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा सेक्शन 377 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो किन किन आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14 अपना किस बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 अपना डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जाएगा, बीट जेंडर, बीट सेक्स, बीट कास्ट। 19 अपना प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स अलग अलग है उनकी प्रोटेक्शन देता है, हमारी मेन जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो इन चारों आर्टिकल्स के बारे में बोला गया कि सेक्शन 370 क्या है, 77 इनको वायलेट करता है, इसलिए सेक्शन 377 हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल and therefore overruled the judgment given in Suresh Kaushal and others versus Naj Foundation and others। देखिए ये 2018 की जजमेंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पहलुओं के बारे में बात की और ये भी मैंने बताया कि जजमेंट बहुत ही उम्दा तरीके से पेश की, बहुत ही प्यारी जजमेंट। अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो आप ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल वर्ड्स देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि देखिए जुडिशरी किस तरह से काम करती है। जुडिशरी जब ऐसे जजमेंट्स देती है तो जुडिशरी पर और भी विश्वास जो है हमारा वो कायम हो जाता है। तो हम इन सेशंस में इन्हीं जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश में एक बदलाव लाकर खड़ा है। लेकिन अब एक मुद्दा यही कि आज भी क्या एलजीबीटी कम्युनिटी लड़ाई लड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने लीगल तो कर दिया, लेकिन क्या आज भी
ये लड़ाई उनकी चल रही है। आज हमारे देश की क्या कंडीशन है आफ्टर 3 इयर्स सिंस एनलमेंट ऑफ आर्टिकल 377 जो पार्शियली एनल्ड किया गया है। तो यही है कि स्टिल दे आर फेसिंग दिस सोशल स्टिग्मा। लोग उनको उस नज़र से देखते ही नहीं, इक्वालिटी नज़र से नहीं देखते, स्टिल फेसिंग हैरासमेंट। तो अभी भी हैरासमेंट फेस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जजमेंट आने के बाद जो है पॉजिटिव अप्रोच नहीं आई। पॉजिटिव अप्रोच क्या आई है कि अब एलजीबीटी कम्युनिटी को ये पता है कि लॉ हमारे साथ खड़ा है, और कोई हमारे साथ खड़ा या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ हमारे साथ खड़ा है, कानून हमारे साथ खड़ा है, तो वी कैन कम आउट। हम अपनी आइडेंटिटी को शो कर सकते हैं, और केसेस आए भी हैं बहुत ज़्यादा जिसमें अब एलजीबीटी कम्युनिटी बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बाहर आती है, और ये बहुत उम्दा बात है। ठीक है, तो दिस वाज द जजमेंट नवतेज सिंह जौहर। देखिए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन, ये हमारी जजमेंट। आज हमने इस जजमेंट के बारे में बात की, पूरा हमारा डिस्कशन हुआ, एंड दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर पॉइंट, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। नालसा नालसा जजमेंट जो हमने पढ़ी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपके लिए बहुत जजमेंट जरूरी। नाल्स फाउंडेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस जजमेंट में जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर जनरल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। इस तरह से ये जजमेंट, और इस तरह से ये जो लड़ाई है लीगल तरीके से, तो ये बैटल खत्म हो गई। सोसाइटी के तरीके से देखिए, एक ही बात है, अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे तभी सोसाइटी। आज से ही अपने में थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए, अपने में थोड़ा बदलाव लेकर आएंगे, तभी सोसाइटी बदलेगी, तभी सोसाइटी चेंज। इसी तो चलिए, आज का सेशन बस इसी बात पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हमारी ये सीरीज़ चली है, हमने स्टार्ट की है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो हमारे इंडिया में जो बदलाव लेकर आए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का मेजरली। थैंक यू सो मच।